तो जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल के बारे में या वोल्टेक सेल के बारे में। ये दोनों ही साइंटिस्ट के नाम के नेम पर बेस्ड है। गैल्वेनिक सेल या वोल्टेक सेल ऐसे सेल होते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जिसमें केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है, यानी कि केमिकल से इलेक्ट्रिक एनर्जी बनती है। ऐसे सेल को हम कहते हैं गैल्वेनिक या वोल्टेक सेल। इसमें यानी कि करंट प्रोड्यूस होता है, केमिकल को इस्तेमाल करके हम करंट प्रोड्यूस करते हैं। तो हर वो सेल जिसमें करंट प्रोड्यूस होता है उसको हम कहते हैं वोल्टेक सेल या गैल्वेनिक सेल। और ये स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होता है, जैसे ही आप कनेक्शन कर लेते हो तो ख़ुद ब खुद हो जाता है, यानी ख़ुद ब खुद चीज़ें यानी कि बिजली बन जाती है। और आइंस जो होते हैं, ये जो आपके पास केमिकल एनर्जी है वो यूटिलाइज़ हो जाती है। ठीक है। अच्छा, इसमें एनोड पर नेगेटिव चार्ज होता है जबकि कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये दो हाफ सेल होते हैं, एक में ऑक्सीडेशन होता है और एक में रिडक्शन होता है। ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल है जिसका नाम है डेनियल सेल। ठीक है, डेनियल सेल इसका एक एग्जांपल है। डेनियल सेल को हम जिंक कापर सेल भी कहते हैं। इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं जिंक कापर, इस वजह से हम जिंक कापर भी कहते हैं इसको। इसकी कुछ इस तरह कंस्ट्रक्शन है कि यहाँ पर एक जिंक इलेक्ट्रोड है, एक कापर इलेक्ट्रोड है। यहाँ पर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है। ठीक है, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है 1 मोल और यहाँ पर कापर सल्फेट सॉल्यूशन है 1 मोल। अब जैसे ही आपको पता है, जैसे ही मैं इसको यहाँ H2O में डालूँगा यानी कि वाटर में डालूँगा तो ये आयंस में तब्दील हो जाएंगे। किस चीज़ में? आयंस में। तो और यहाँ पर जिंक आयन बनेगा और सल्फेट आयन बनेगा। तो अगर मैं एक जिंक सल्फेट को अंदर लाऊं तो एक जिंक आयन बनेगा और एक सल्फेट आयन बनेगा। ठीक है। और अगर इसी तरह अगर मैं 2 जिंक सल्फेट को अंदर डालूं तो इसमें 2 जिंक आयन बनेंगे और 2 सल्फेट आयन बनेंगे। इस तरह अगर मैं 1 बिलियन जिंक सल्फेट लाऊं तो 1 जो बिलियन है उसमें 1 बिलियन जिंक आयन बनेंगे और 1 बिलियन सल्फेट आयन बनेंगे। तो मतलब ओवरऑल ये सॉल्यूशन न्यूट्रल है। ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ये जो जिंक आयन है वो बराबर है सल्फेट आयन के। ठीक है। तो ओवरऑल ये न्यूट्रल है। उसके बाद ये नीचे दिया गया है कि फ्रॉम जिंक रॉड एटम्स बिकम आयन एंड कम इन सॉल्यूशन। अच्छा, उसके बाद ये प्रोसेस शुरू होता है कि जिंक राड, ये जो हम क्या करते हैं, ये जिंक राड है, इसको डिप्ट करते हैं। जब इसको हम डिप्ट करते हैं तो ये जिंक का बना हुआ है, तो जिंक एटम नीचे आएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे और जिंक एटम नीचे आकर आयनाइज हो जाएंगे। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, और ऑल सॉल्यूशन आपका पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि जिंक पहले से ही थे अपने सॉल्यूशन के और जिंक भी आने लगे। तो और जिंक जब आने लगे तो ऐसा हुआ कि यहाँ पर पॉजिटिविटी बढ़ गई, सॉल्यूशन में पॉजिटिविटी बढ़ गई और नेगेटिविटी कम हो गई। तो और ऑल सॉल्यूशन पॉजिटिव हुआ। उसके बाद कुछ टाइम ऐसा आएगा कि बिलियंस ऑफ जिंक आयन में कुछ आयन फिर वापस इस के साथ जोड़ेंगे। ठीक है, इसके साथ क्या होंगे, इसके साथ एडहेर होंगे इलेक्ट्रॉन लेके। लेकिन आपने इस बात का ख्याल रखना है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है। अगर यहाँ पर इक्विलिब्रियम एक्सटेब्लिश होता है तो उसी दौरान यहाँ पर 100 मिलियन, फॉर एग्जांपल 100 मिलियन इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहले से पड़े हुए होते हैं। तो ये 100 मिलियन इलेक्ट्रॉन जब सर्किट हम कंप्लीट करते हैं, ये इलेक्ट्रोड यानी कि जिंक इलेक्ट्रोड कॉपर इलेक्ट्रोड को हम ये साल ब्रिज के साथ और सर्किट के साथ कंप्लीट करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन सर्किट में मूव करते हैं। और कॉपर इलेक्ट्रोड पर क्या होता है, कॉपर आयंस होते हैं, जितने कॉपर आयन होते हैं उतने सल्फेट आयन होते हैं, दोनों न्यूट्रल होते हैं और आला। अब हम आते हैं एनोड पर क्या होता है, कैथोड पर क्या होता है। तो एनोड पर ये जो मैंने चीज़ें अभी आपको बयान की, ये सारा का सारा एनोड पर होता है। एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है, जिंक के एटम फ्रॉम रॉड टू सॉल्यूशन, जिंक के जो एटम होते हैं वो रॉड से सॉल्यूशन में आ जाते हैं और इलेक्ट्रॉन रॉड पर छोड़ जाते हैं। और जिंक जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन रॉड पर छोड़कर जिंक आयन बन जाता है। तो सॉल्यूशन में जिंक ज़्यादा होते हैं सल्फेट से, सल्फेट कम होता है। तो ये आपके पास एनोड पर इस तरह रिएक्शन हो जाएगा कि जिंक प्लस हो जाएगा क्योंकि ये जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। ठीक है। अब 3 चीज़ें होती है, 3 चीज़ें यहाँ पर हो जाती है। पहली चीज़ क्या हो जाती है, और ऑल अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूँ तो रॉड बिकम थिन ड्यू टू इट्स जिंक्स एटम टू सॉल्यूशन।
राड जो होता है वो पतला हो जाता है, क्योंकि ये जिस चीज़ से बना था वो चीज़ें तो अंदर सॉल्यूशन में आयन बनकर जा रही है, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाता है कि राड नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव चार्ज हो जाता है, स्टेबलाइज्ड। और तीसरा क्या हो जाता है कि सॉल्यूशन में जिंक ज़्यादा होते हैं सल्फेट से, सल्फेट कम होता है, तो ओवरऑल पॉजिटिव होता है। और राड पर ओवरऑल क्या हो जाता है, नेगेटिव होता है, ठीक है, नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन ऑफ रॉड मूव फ्रॉम एनोड टू कैथोड। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है इस रॉड पर, ये एनोड से मतलब जिंक एज एनोड काम करता है, ऑक्सीडेशन हो रही है। तो ऑक्सीडेशन क्यों हो रही है कि ये इलेक्ट्रॉन अब लॉस कर रहा है। एक तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जिंक ने लॉस किए, और फिर लेट सपोज मैं इसको ख़राब नहीं करना चाहता, इस वजह से मैंने ये पेन उठाया था। अब ये पेन उठाता हूँ, पहले तो ये जिंक नीचे आ गए थे, इसने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े थे। अब ऐसा हुआ है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिर से जा रहे हैं, यहाँ पर भी लूज़ हुआ, यहाँ पर भी लूज़ हुआ, तो मतलब यहाँ पर जिंक पर ऑक्सीडेशन हुई, ठीक है, जिंक पर ऑक्सीडेशन हुई एनोड पर। अब यहाँ पर कैथोड पर क्या हुआ, एनोड पर तो हमने बयान कर दिया। कैथोड पर ऐसा हुआ कि कॉपर आयंस जो थे सॉल्यूशन में, उन्होंने ये जो कॉपर्स के आयन थे, कॉपर्स के क्या थे आयन्स, ये सॉल्यूशन में उन्होंने कमिंग इलेक्ट्रॉन को पकड़ लिया, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन के प्यासे थे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ये प्यासे थे, तो उन्होंने कमिंग इलेक्ट्रॉन को पकड़ लिया और कॉपर एटम के फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में क्या हो गया, चिपक गया इस राड के साथ। तो ये राड क्या होगा, मोटा हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। और क्या हो जाएगा सॉल्यूशन में, क्या हो जाएगा सॉल्यूशन में, जो पहले क्या थे कॉपर सल्फेट बराबर थे बिल्कुल जिंक की तरह, लेकिन जिंक में तो उल्टा हुआ, जिंक में तो जिंक आयन ज़्यादा हो गए, लेकिन यहाँ पर कॉपर आयन कम हो गए, कॉपर पॉजिटिव कम हो गया, सल्फेट आयन ज़्यादा हो गए। लेकिन यहाँ पर जिंक सॉल्यूशन में क्या हुआ, सल्फेट आयन कम थे, यहाँ पर सल्फेट आयन क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। ये एरो क्या शो करता है कि ये ज़्यादा है। अच्छा, इफ़ यू नॉट यूज साल्ट, अच्छा अब देखो ना, साल्ट ब्रिज के फंक्शन के बारे में हम बात करेंगे। ये साल्ट ब्रिज हमने क्यों लगाया है, ठीक है। अच्छा, ये बात है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये वोल्टमीटर हमें करंट शो करेगा, आई करंट शो करेगा। अब देखो ना, हमने केमिकल, यहाँ पर केमिकल हुआ कि नहीं, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन गई, इसको हम कहते हैं डेनियल सेल। ये एग्जाम्पल है गैल्वेनिक सेल का। ये जब आप एक दो दफ़ा किसी को समझा दो तो ये आपको क्लियरली आ जाएगा। ये बुक में ये चीज़ें नहीं सीख सकते हो आप, ठीक है, ये बुक में नहीं सीखी जा सकती। अच्छा, फिर उसके बाद फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज, ये प्रिवेंट करता है इंटरमिक्सिंग ऑफ बोथ सॉल्यूशन, ये मेंटेन करता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन बोथ हाफ सॉल्यूशन। अब क्या मतलब है, ये ब्रिज जो होता है ये दोनों की जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी होती है इसको मेंटेन करता है दो तरीक़ों से। दो थ्योरी है इसके बारे में। पहली थ्योरी ये कहती है कि जो आपके पास सल्फेट आयन होता है कॉपर इलेक्ट्रोड में, वो सल्फेट आयन साल्ट ब्रिज के ज़रिए कहाँ चला जाता है, जिंक सेल की तरफ, ताकि जिंक सेल की जो पॉजिटिविटी है वो मेंटेन हो सके, ठीक है। और जो दूसरी थ्योरी है वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, वो ये कहती है कि जो कॉपर नहीं, ये जो आपके पास पोटाशियम नाइट्रेट है, पोटाशियम नाइट्रेट हो, ये कहाँ पर है, साल्ट ब्रिज के अंदर है, ठीक है, साल्ट ब्रिज के अंदर है। ये कहाँ पर है, साल्ट ब्रिज में, यानी कि साल्ट ब्रिज के अंदर बहुत ज़्यादा अरबों की तादाद में ये पाए जाते हैं। ये जो आपके पास पोटाशियम होता है पॉजिटिव, ये चला जाता है कॉपर की तरफ, क्योंकि वहाँ पर नेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इसको न्यूट्रल करने के लिए पॉजिटिव ही जाएगा। और जिंक में क्या जाता है, पॉजिटिविटी ज़्यादा है जिंक की वजह से, तो यहाँ पर ये नाइट्रेट जाएगा। तो ओवरऑल ये फंक्शन आपके पास है। तो ये सारा का सारा प्रोसेस था गैल्वेनिक सेल के बारे में। अब यहाँ पर क्या कहते हैं कि इसकी जो सेल वोल्टेज होता है, ठीक है, इसका जो सेल वोल्टेज है आप इन दो तरीक़ों से कर सकते हैं। एक तो प्रैक्टिकली वोल्टमीटर के ज़रिए, और या थ्योरेटिकली आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के ज़रिए कर सकते हो। या तो वोल्टमीटर आपको बता देगा, ठीक है, या आपको वोल्टमीटर बता देगा, वोल्टमीटर आपको कितना बता रहा है, प्लस 1.10 वोल्ट। या आप थ्योरेटिकल अगर कर सकते हैं तो आपको दोनों को सम अप करें तो आपके पास वही आंसर आएगा जो वोल्टमीटर ने बताया था। उसके बाद है
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये जो सोल्यूशन है ये जो आपके पास ये जो आपके पास जिंक इलेक्ट्रोड है ये बिल्कुल उसी प्रोसीजर पर है जो पिछला हमने आपको बताया। क्या क्या करना है, कंटेनर लेना है, कंटेनर में जिंक सल्फेट सोल्यूशन। अच्छा, जिंक सल्फेट का ये सिर्फ ये सोल्यूशन नहीं है, जिंक सल्फेट का जिंक क्लोराइड है, जिंक नाइट्रेट है, ये सारे के सारे जिंक के सोल्यूशन है। तो आपने क्या करना होगा, कंटेनर लेना होगा, कंटेनर में 1 मोल जिंक सल्फेट लेना होगा, इसमें आपने जिंक राड डिप करना होगा। तो क्या होगा, जिंक आयन बनेंगे, सल्फेट आयन बनेंगे, ये दोनों न्यूट्रल होंगे और ये क्या होंगे, दोनों न्यूट्रल होंगे। अब ये और यहाँ पर जब आप जिंक डिप करोगे तो जिंक से क्या जिंक राड डिप करोगे तो यहाँ पर उस राड से क्या आएंगे, जिंक एटम आएंगे और आयनाइज होकर जिंक सोल्यूशन में यानी कि जिंक सल्फेट सोल्यूशन में ये आते जाएंगे और ये दो इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे। तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये सारा का सारा ये जो मैंने लिखा हुआ है, ये सारा का सारा जो अभी मैंने आपको बताया, ये सारा का सारा वही है, ठीक है। तो जिंक एटम ऑफ राड बिकम्स आयन एंड कम इन सॉल्यूशन, ये आयन हो जाएगा, सॉल्यूशन में आ जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन को राड पर छोड़ेगा, राड नेगेटिव हो जाएगा, सॉल्यूशन पॉजिटिव हो जाएगा। जिंक एटम की वजह से जो सॉल्यूशन में आया था तो यहाँ पर सफिशिएंट चार्ज आएंगे राड पर नेगेटिव और यहाँ पर क्या आएंगे, सॉल्यूशन पर पॉजिटिव चार्ज आएंगे। अच्छा, ये वही पुरानी बातें हैं कि अरबों जिंक आयन में कुछ जिंक आयन फिर से जाएंगे राड की तरफ, फिर जाएंगे राड की तरफ और फिर यहाँ पर क्या होगा, जिंक राड की तरफ जाकर 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। यहाँ पर तो फिर पहले उन्होंने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, फिर जाकर जिंक राड के साथ चिपक कर 2 इलेक्ट्रॉन फिर से ले लेंगे। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक ही सेल के अंदर हो गई, ठीक है। पहले ऑक्सीडेशन इस तरह हुई कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, नीचे आ गए, फिर जब उनकी तादाद अरबों में चली गई तो कुछ थे वो फिर से राड के साथ चिपक गए और उन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो इलेक्ट्रॉन गेन का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन गेन का मतलब है रिडक्शन, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमने क्यों लेते हैं, क्योंकि इसको हम शॉर्टली कहते हैं शी, ठीक है। इसको इसलिए कहते हैं ये एज ए रेफरेंस के तौर पर, क्योंकि हम सिंगल इलेक्ट्रोड का कभी भी पोटेंशियल नहीं नाप सकते, कहीं भी मेजर नहीं कर सकते। तो इस वजह से साइंटिस्ट क्या करते हैं, जैसे रिलेटिव एटॉमिक मास, हम कार्बन 12 को एज द रेफरेंस लेते थे। मैंने इससे पिछले लेक्चर में आपको बताया था, वो आप देख सकते हैं कि किस तरह रिलेटिव एटॉमिक मास आता है। तो बिल्कुल इसी तरह हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एज ए रेफरेंस ले लेते हैं। अब इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, एक कंटेनर लो, उसके अंदर क्या है, एक प्लाटिनम स्ट्रिप लो और इसका ये प्लाटिनम वायर है और ये आपके पास ग्लास ट्यूब है और ये आपके पास HCl सॉल्यूशन है। ये आपके पास यहाँ पर हाइड्रोजन गैस, प्योर हाइड्रोजन गैस 180 m पर 25 सेंटीग्रेड पर अंदर आएंगे और ये क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, लॉस करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे। अब इसको कनेक्ट कर दो किसके साथ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के साथ, तो आपको मिल जाएगा क्या, आपको अपनी मेजरमेंट मिल जाएगी, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह इसको और डीप नहीं हम करते क्योंकि आप खुद इसको चेक कर सकते हो, क्योंकि ये हमारा जल्दी यानी कि इसको रिवाइज करना है। अच्छा, नेल्सन सेल्स क्या होता है, ये भी जल्दी 2-3 मिनट में कर लेते हैं। नेल्सन सेल पर्पस क्या है, ताकि सोडियम हाइड्रोक्साइड हम हासिल करें और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये स्किन को ख़राब इफ़ेक्ट देता है। इसको हम क्या कहते हैं, कॉस्टिक सोडा, इसको हम क्या कहते हैं, कॉस्टिक सोडा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये स्किन पर ख़राब को असर डाल देता है। तो नेल्सन सेल क्या होता है, एक कंटेनर लो, कंटेनर के अंदर आपने क्या लेना है, स्टील। कंटेनर जो होता है, कंटेनर के अंदर आपने स्टील, ये जो आपके पास स्टील है, स्टील जाल, उसका आपने लेना है परफोरेटेड, इसकी में पोर होने चाहिए। फिर उसमें आपने ग्रेफाइड कार्बन का बना होता है, गुड कंडक्टर होता है। और फिर आपने ब्राइन सोल्यूशन का मतलब है वाटर विद साल्ट कौन सा साल्ट, सोडियम क्लोराइड साल्ट के साथ आपने इसको ऐड करना है। ये ब्राइन सोल्यूशन जो है, ये ब्राइन सोल्यूशन आपने इसमें ऐड करना है। और जैसे ही आप बैटरी कनेक्ट करते हो, दिस इज़ द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड दिस इज़ द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। जैसे ही आप इसको कनेक्ट करते हो तो क्या हो जाता है, एकदम से इलेक्ट्रोलिसिस हो जाती है, तो सॉल्यूशन आयनाइज हो जाता है। तो सोडियम
क्लोराइड से सोडियम आयन और क्लोरीन आयन बन जाता है, ये केटाइन होता है और ये एनाइन होता है। और वाटर भी क्या हो जाता है, ये भी स्प्लिट हो जाता है हाइड्रोजन आयन में और हाइड्रोक्सल आयन में। अब ये जो ग्रेफाइट है ये एनोड के तौर पर काम करेगा, और जो स्टील है यानी कि ये परफोरेटेड स्टील अंदर जो हमने लिया था ये किसके तौर पर काम करेगा, ये कैथोड के तौर पर काम करेगा। अब एनोड पर क्या होता है, एनोड को हम एनोड इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। तो ये दो क्लोरीन जिसके साथ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और हाइड्रोक्सल जिसके साथ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, क्योंकि इन पर नेगेटिव चार्ज है तो ये मालदार है, तो ये आएंगे एनोड पर। और फैसला होगा कि किससे इलेक्ट्रॉन लिए जाए, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसको छोड़कर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उससे इलेक्ट्रॉन लिए जाएंगे। तो दोनों का कंपैरिजन हम करें तो हाइड्रोक्सल आयन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है देन क्लोरीन से, तो क्लोरीन आएगा एनोड पर और एनोड इससे इलेक्ट्रॉन लेगा और दो क्लोरीन आएंगे, दो इलेक्ट्रॉन देंगे तो क्लोरीन गैस निकल गया, गैस निकल गया। फिर कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर इलेक्ट्रॉन क्या है, ज़्यादा है, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये मालदार है तो ये क्या और ये खैरात बांटेगा, इलेक्ट्रॉनों की खैरात बांटेगा, जो सबसे ज़्यादा करीब होगा उसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो इस सोडियम और हाइड्रोजन में कौन क्या है, सॉरी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो जाएगा, ठीक है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो जाएगा। तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब ज़्यादा है तो हाइड्रोजन जाएगा, हाइड्रोजन आयन जाएगा, तो वो इलेक्ट्रॉन लेकर हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, बाकी क्या बचा, सोडियम बचा और हाइड्रोक्सल बचा। ये दोनों कहेंगे कि हम तो वैसे अकेले हैं, क्या करेंगे, चलो बांड बनाते हैं, तो बांड बनाकर सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका पर्पज़ हासिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है फेराडेज लॉ। फेराडेज लॉ को जल्दी जल्दी कवर अप कर लेते हैं। ये कुछ बातें हैं जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले हम फेराडेज लॉ से पहले वो चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं। ये एक क्या है, कंटेनर है, इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड है, एक एनोड के तौर पर काम करता है, एक कैथोड के तौर पर काम करता है। इसको मैंने बैटरी से कनेक्ट किया है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है वो नेगेटिव, वो आपके पास जो इलेक्ट्रोड होता है उसके साथ कनेक्ट होता है और ये इलेक्ट्रॉन को पुल करता है, इसको क्या करता है, और ये नेगेटिव के साथ कनेक्ट है। तो ये आपके पास जो क्या है, ये राड, ये इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है अंदर, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, ये आयनाइज हो जाता है और ये इसको हम कहते हैं क्या, लिबरेशन, ठीक है, इसको हम कहते हैं लिबरेशन। ये लिबरेशन, और उसके बाद होता है कि कुछ आयन इस राड के साथ चिपक जाते हैं, क्योंकि ये आपके पास क्या है, ये आपके पास ये आपके पास क्या हो जाता है, नेगेटिव बन जाता है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से एटम चले जाते हैं और ये इसके साथ चिपक जाते हैं। तो यहाँ पर जो फेराडे है वो फर्स्ट लॉ में कहता है कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड आर लाइब्रेटेड। जो सब्सटेंस डिपॉजिट होते हैं या लाइब्रेटेड होते हैं, डिपॉजिट का मतलब जो यानी कि जैसे कि सोडियम होता है, सोडियम इस का जो प्लस होता है वो इसके साथ होता है, क्योंकि ये आप देख सकते हो ये किसके साथ कनेक्ट है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव होगा, ठीक है, ये पॉजिटिव होगा, और ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव के साथ कनेक्ट है, तो ये आपके पास किसके साथ कनेक्ट होगा, नेगेटिव के साथ कनेक्ट होगा। अब ये क्यों पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इसको ये पुल कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों को ये पुल कर रहा है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो ये नेगेटिव होगा। तो अगर अंदर सोडियम है, क्लोरीन है, तो क्लोरीन आयन यहाँ पर जाएंगे, सोडियम यहाँ पर जाएंगे, तो ये जो क्लोरीन आयन यहाँ पर जाएंगे और सोडियम, इसको हम कहते हैं डिपोजिशन, ठीक है, इसको हम कहते हैं डिपोजिशन। और लाइब्रेटिंग किसे कहते हैं, लाइब्रेटिंग। ये दोनों डायरेक्टली रिलेशन रखते हैं अमाउंट ऑफ करंट, जितना करंट ज़्यादा होगा उतना ये ज़्यादा होगा। और सेकेंड लॉ ये कहता है कि अगर सेम अमाउंट करंट हो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट से हम पास करें तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट विल बी प्रोपोर्शनल टू इट्स केमिकल इक्विवेलेंस। इसके केमिकल इक्विवेलेंस के बराबर के कौन तगड़ा है, ठीक है, ये आपके पास फेराडेज लॉ है।